नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंचने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। सभी एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में पहली चुनावी रैली की। लोकतंत्र में हम बात करेंगे चुनाव में नेताओं के वादों की, बताएंगे क्या है हिसार के मुद्दे। शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदे में हरियाणा सरकार को दी क्लीन चिट, कहा नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। नितिन गडकरी को चुनाव आयोग से मिली शुक्रवार तक की मोहलत, चुनाव प्रचार में व्यस्त होने का दिया वास्ता। महाराष्ट्र में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पहली रैली, केंद्र पर लगाया गरीबों से जुड़ी योजनाएं बंद करने का आरोप। हरियाणा में प्रचार अभियान में पहुंचे प्रधानमंत्री, रोहतक में प्रदेश सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरा, राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर हो सकता है अंतिम फैसला। आइए शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की चुनावी खबरों के साथ। विवादित बयान देकर फंसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक की मोहलत दे दी है। इससे पहले उन्हें बुधवार तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन गडकरी ने चुनाव प्रचार में व्यस्तता का हवाला देकर जवाब देने में असमर्थता जाहिर की। गौरतलब है कि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के लोग उन्हें जो कुछ भी उपलब्ध करवाएं वो रख लें, लेकिन वोट उन्हीं की पार्टी को दे। चुनाव आयोग ने गडकरी के भाषण का संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के उल्लंघन में उन्हें नोटिस जारी किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राज्य में सरकार बनी तो उसमें सभी वर्गों की हिस्सेदारी होगी। रायगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर कथनी और करनी में फर्क करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वादों को न सिर्फ दरकिनार किया है, बल्कि देश की सुरक्षा की भी अनदेखी की है। कैंपेन में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने पृथ्वीराज चव्हाण सरकार की तारीफ की और राज्य में विकास को गति देने के लिए कांग्रेस को एक बार फिर मौका देने की अपील की। हमारी सरकार मनरेगा, आदिवासी बिल, जमीनी अधिग्रहण बिल, गरीबों के जो भी कानून थे, खुले में नहीं, बंद कमरों में उनको आस्ते 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 खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और गरीबों के लिए खास योजनाएं शुरू की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राज्य का विभाजन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री का विभाजन के खिलाफ बयान दिया तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि बीजेपी अलग विदर्भ राज्य के समर्थन में है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। पुणे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान ने प्रचार अभियान को गरमा दिया है। विरोधी दलों को बीजेपी पर दो तरह की बात करने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि उनकी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है और इस नाते अलग विदर्भ राज्य का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने जैसी बातों को कोरी अफवाह बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि उनके प्रधानमंत्री रहते महाराष्ट्र का विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस ने इस पर चुनावी चुटकी ली है। हमने बार बार कहा है कि जो भी आपका स्टैंड है किसी भी पार्टी का, देश के किसी भी हिस्से का, स्पष्ट होना चाहिए। चुनावी लालच से, सीटों के लालच से, इलेक्टोरल कैंपेन्स के आधार पर ये नहीं कि आप दोगली आवाज़ में बात करें, एक तरफ एक वायदा करें, दूसरी तरफ दूसरा वायदा करें। अगर आप विभाजन के लिए हैं तो स्पष्ट करिए, अगर नहीं है तो वो स्पष्ट करिए।
महाराष्ट्र के कुछ खंडों में अपना जनाधार विकसित करने में जुटी समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। मुझे लगता है सब राजनीतिक मुद्दे हैं, सत्यता कुछ नहीं है। जनता को दूसरे सपने दिखाई दे रहे हैं जैसे लोकसभा में दिखाए गए थे, और करा कुछ जाएगा। किसी की हैसियत नहीं राज्यों का बंटवारा का। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगाया था। उद्धव अपनी चुनावी रैलियों के साथ पार्टी मुखपत्र सामना में भी बीजेपी पर महाराष्ट्र के बंटवारे का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में एक चुनावी रैली की और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी का हौसला बुलंद है। अमित शाह ने कहा कि कभी सबसे आगे रहने वाला महाराष्ट्र अब काफी पीछे है। राज्य में पिछले 15 साल से पंचायत से लेकर संसद तक एनसीपी और कांग्रेस का शासन था, लेकिन राज्य में विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कई सालों के बाद, 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के लिए जनता के सामने उपस्थित है। और आप बने रहे हमारे साथ। लोकतंत्र में खबरें जा रही हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत बेटी पंकजा मुंडे संभाल रही हैं। पंकजा मुंडे पर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। वो राज्य में पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। पंकजा का नाम महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी लिया जा रहा है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ वो कैसे चुनाव प्रचार कर रही हैं, इसका जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में बीजेपी की स्टार प्रचारक का ये तमगा उन्हें पिछले लोकसभा चुनावों से ही मिला हुआ है। हाँ, इस बार पिता गोपीनाथ मुंडे के नहीं रहने के कारण जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। उनकी सुबह होती है 6 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ। एक छोटी मुलाकात और फिर कारवां निकल पड़ता है प्रचार के अभियान पर। रास्ते में वो रुक कर छोटी बड़ी करीब 2 दर्जन सभाओं को संबोधित करती हैं। पंकजा अपने चुनाव क्षेत्र पर्ली को लेकर तो आश्वस्त हैं, क्योंकि शिवसेना ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। लेकिन मराठवाड़ा उनके लिए एक चुनौती है, जहां बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है। वो मुंडे साहब को अपना सहारा मानते थे, मुंडे साहब को अपना सब कुछ मानते थे। उनके निधन के बाद जितनी मैं अनाथ हुई हूँ उतने ही वो ही हुए हैं, तो उनको सहारा देना ही मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। बीड़ के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पिता गोपीनाथ मुंडे के प्रभाव के चलते राह आसान लगती है, लेकिन इस बार वो खुद को साबित करना चाहती हैं। मैं परिपक्व मानती हूँ अपने आप को, पर मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार मैंने कभी नहीं कहा। अभी पार्टी आगे से कुछ बोलती है तो मुझे नहीं मालूम। बीड़ के गांव में पंकजा खुद को जनता का हिस्सा मानती हैं। यहाँ की जनता के दिलों में गोपीनाथ मुंडे के लिए इतना प्यार है कि उनकी बात करते ही कईयों की आंखें नम हो जाती हैं। मुंडे साहब तो हमारे आदरणीय है, लेकिन पंकजा ताई है वो हमारा विकास करेंगी, वो हमारी है। रात हो चली है। पंकजा के स्वागत में कई जगह आतिशबाजी भी हो रही है। फिर एक सभा और सभा में उम्मीद भरी नजरों से रूबरू पंकजा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, बीड़। महाराष्ट्र का लातूर जिला दिवंगत कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख की राजनीतिक कर्मभूमि रहा है। इस बार यहां से उनके बेटे अमित देशमुख मैदान में हैं और कांग्रेस को इस बार भी लातूर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अमित देशमुख जब प्रचार पर निकलते हैं तो बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर देशमुख परिवार की गहरी पकड़ है। अमित देशमुख मजे हुए राजनेता की तरह लोगों को सुनते हैं और उनके दर्द को कम करने का भरोसा भी देते हैं। स्थानीय लोग भी अमित में विलासराव देशमुख की छाप देखते हैं।
लातूर हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज भी लातूर में कांग्रेस को भारी जीत इन विधानसभा चुनाव में होगी। अमित दिन भर में करीब 20 छोटी बड़ी सभाएं करते हैं और लोग उन्हें पूरी शिद्दत के साथ सुनते हैं। इस सीट से अमित देशमुख 2009 में करीब 90,000 वोटों के अंतर से जीते थे। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में खाद्य, राजस्व और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री भी रहे। मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूं और हमारी पार्टी में विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। हमारी पार्टी मुख्यमंत्री चुनती है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। पारिवारिक छवि, भारी जन समर्थन और पार्टी में कद के चलते लोग अमित देशमुख को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। और लातूर के लिए वो देशमुख ही शान है हमारे यहाँ के। जो भी बोलेंगे, जो काम है वो सामने यहाँ ठीक करेंगे, यही ख्याल है। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2009 में कांग्रेस को यहां 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी और एनसीपी को एक सीट पर जीत मिली थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लातूर जिले में अप्रत्याशित जन समर्थन मिला और 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त हासिल हुई। कांग्रेस को उनको पूरी उम्मीद है कि 15 साल के कांग्रेस के कामकाज के बदले में जनता न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पार्टी को भी इस विधानसभा चुनाव में बेहतर जीत दिलाएगी। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, लातूर। आजादी से पहले महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिमी जिला धुले की राजनीतिक रूप से एक बड़ी पहचान थी। बड़े बड़े पावरलूम धुले की पहचान थे, लेकिन सरकारी उपेक्षा और महंगी बिजली ने जिले के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। विकास से अछूता धुले जिला आदिवासी बहुल है। एक वक्त था जब ये कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन यही इलाका अब विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। हमारा कांग्रेस हुकूमत में जो भी गोर गरीब यानी पिछड़ी जात के लिए और अच्छे लोगों को यानी जो व्यापारी हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ MIDC है उसको विस्तार करेंगे। दशकों तक धुले महाराष्ट्र के विकास का केंद्र बना रहा, लेकिन उदारीकरण के बाद यहाँ के पावरलूम बंद होने लगे। बिजली की कमी ने पावरलूमों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। इंडिया का जो कॉटन का क्लॉथ है उसकी बहुत डिमांड है। पावरलूम सेक्टर में मैं बदलाव लाऊंगा, उनको जो मॉडर्नाइजेशन उनका करना चाहिए, मशीनरी का, नई मशीनरी वर्ल्ड के साथ चलने के लिए मैं उनको सिखाऊंगा। 10 साल 1 लाख स्पिंडल की स्पिनिंग मिल 10 साल चले, वो प्रॉफिट में चलेगी। स्पिनिंग मिल चलाना होगा या पावरलूम सेक्टर चलाना होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस जो मिले तो काम कर सकता है आदमी। धुले में कपड़ा उद्योग की नींव ही उत्तर भारत से आए उन परिवारों ने रखी थी जो 1857 की क्रांति के बाद पलायन कर यहाँ आए थे। पिछले चुनावों में यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल गोटे जीते थे, जो तेलगी घोटाले में आरोपी थे। गोटे इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। जो सरकार आई राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की, उन्होंने पावर कट किया। प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, लेकिन धुले की तो बस यही चाहत है कि चारों तरफ अमन और शांति हो और पावरलूम का पहिया एक बार फिर रफ्तार से दौड़ने लगे। धुले अब विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता है और किसी ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहता है जो उसके खोए हुए गौरव को वापस दिलाए। धुले से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे हरियाणा का। और आइए अब बात कर लेते हैं हरियाणा के चुनावी समर की। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी के चुनाव प्रकोष्ठ ने इस मामले में शिकायत की थी। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 12 सितंबर से ही लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा था कि वाड्रा और DLF के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसे आनन फानन में किया गया क्योंकि इस सत्तारूढ़ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कल कई रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा को स्कैम हरियाणा से स्किल हरियाणा बनाने का दावा भी किया, तो किसानों, महिलाओं और नौजवानों के मुद्दों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा में प्रचार अभियान में विकास के मुद्दों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया। स्किल डेवलपमेंट हो, हर नौजवान का हाथ में हुनर हो, उसकी भुजाओं में बल हो, उसके सपनों को साकार करने के लिए सरल सीधा मार्ग हो, ये काम हम हरियाणा की धरती पर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक में भी रैली की। यहां उन्होंने परिवारवाद की राजनीति और हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर दिया। हरियाणा के गांवों से भी नौजवान हरियाणा छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के और प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए। जो हरियाणा हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस हरियाणा का नौजवान खुद का पेट भरने के लिए हरियाणा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, इससे बुरा कोई हाल उस राज्य का नहीं हो सकता है। हरियाणा में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कामकाज की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट के मामले में हरियाणा गुजरात से बेहतर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रामक तथ्यों के जरिए हरियाणा की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास के हर पैमाने में गुजरात से आगे है। हरियाणा जहां वो भाषण कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट के मामले में देश का पहला राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पहले 8वें नंबर तक में स्किल डेवलपमेंट में नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उकलाना में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि नीतिगत तौर पर बीजेपी किसान और गरीब विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान के, गरीब आदमी के, दलित के, बैकवर्ड क्लास के हित में पार्टी कभी हो नहीं सकती। ये नीति नहीं है उसकी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के छारा में एक जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने हर तबके के विकास का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का विकास मॉडल गुजरात के मॉडल से बेहतर है। चाहे वो गरीब की विवाह श्रवण योजना के माध्यम से जब गरीब के घर में शादी होती है तो आर्थिक मदद की बात हो, 31,000 से 51,000 तक की अगर कहीं मदद होती है तो हरियाणा में होती है। गुजरात की बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्या कारण है कि गरीब की बेटी की गुजरात में शादी होती है तो 3100 की मदद होती है, और हरियाणा में शादी होती है तो 31,000 और 51,000 की मदद होती है। यह भी एक पैमाना है। हरियाणा के हिसार में चुनाव प्रचार चरम पर है। इस जिले में राज्य के कैबिनेट मंत्री सावित्री जिंदल के अलावा भजनलाल परिवार का भी काफी प्रभाव रहा है। हिसार में जहां कांग्रेस के सामने सीटों को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई। ये है हरियाणा का हिसार। 18 लाख की आबादी वाले इस जिले में हिसार, नलवा, उकलाना, हांसी, आदमपुर, बरवाला और नारनौन समेत कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का कब्जा है। तो आईएनएलडी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास एक सीटें हैं। इस बार कांग्रेस को आईएनएलडी से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री जिंदल को जीत का पूरा भरोसा है। विकास के काम में यही था कि सड़कें जैसे नहीं बनी हुई थी, गलियां कच्ची थी, सीवरेज लाइन नहीं डली हुई थी, पानी की लाइन नहीं थी। तो जहाँ जहाँ जिस तरह से सीवरेज लाइन नहीं थी वहाँ सीवरेज लाइन डलवाई गई है, जहाँ पानी की लाइन नहीं थी वहाँ पानी लाइन डलवाई गई है। गलियाँ भी प्राय सारी पक्की हो चुकी, कुछ एक अभी भी बाकी हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती कि आज के टाइम के अंदर भी हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर लोग गांव के अंदर मोल लेकर के पानी पिएं। दूसरा जो है खेतों की सिंचाई की पानी की बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं के सामने आज है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हिसार जिले में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का मजबूत आधार रहा है। इस बार भी उनके परिवार के 3 लोग हिसार की 3 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं, तो बीजेपी को मोदी लहर के भरोसे चुनाव जीतने की उम्मीद है। ताकत कई गुना बड़ी है।
जो पार्लियामेंट का पिछला चुनाव था उसमें लोकतंत्र की प्रजातंत्र की हत्या हुई थी। बूथ कैप्चरिंग की वजह से आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी को हराया गया। ये महसूस करते हैं देश का नागरिक कि हमारे देश का मान सम्मान जो कभी कोई प्राचीन काल में था वो खोया गया था, अब उसको दोबारा नरेंद्र मोदी ने बरकरार किया, जीवित किया। तो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला या कोई सानी नहीं है कि कोई किसी प्रकार का, इसलिए पूरा देश और हरियाणा प्रदेश नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। इस इलाके में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। प्राथमिकता तो रोजगार के लिए, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो रोजगार ज़रूरी है। दूसरी बात, आजकल आमजन की सुरक्षा, जो सिक्योरिटी पर्पस देखा जाए तो कहीं ना कुछ लूप होल्स तो है ही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं गर्ल्स। हिसार में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश में जुटी हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर हालात का जायजा लेने के लिए उपचुनाव आयुक्त विनोद जुच्छी 2 दिन के दौरे पर हैं। बुधवार को जुच्छी ने चुनाव कराने की संभावना पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जुच्छी ने बाढ़ से हुई तबाही, राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। आज जुच्छी घाटी के 10 जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। और चलते चलते आपको बता देते हैं कि आज कौन से स्टार प्रचारक कहां प्रचार करने उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में बारामती, संगमनेर, पिंपरी और मुंबई में रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पुलगांव, यवतमाल और अमरावती में रैलियां हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और औरंगाबाद में रैलियों को संबोधित करेंगी।